नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड ही एक और छोटे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हमें बात करनी है, हमें चर्चा करनी है किसी समूह में जो सबसे पहला सदस्य आ रहा है, चाहे से वो 15वें समूह का हो, चाहे से वो 16वें समूह का हो या 17वें समूह का, जो पहला सदस्य आ रहा है, जैसे ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, उसका जो व्यवहार है वो बाकी के तत्वों से थोड़ा सा अलग है। और बाकी के तत्वों से उसका जो ये अलग व्यवहार आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसे उसका असामान्य व्यवहार, क्या बोलते हैं इसको, इसे उसका असामान्य व्यवहार कहा जाता है, एबनॉर्मल या एनोमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कर रहा हूं नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार की। अब सबसे पहले तो आपके माइंड में यह बात क्लिक होनी चाहिए कि क्या वास्तव में नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, और करता है तो आपने कहां कहां उस चीज को ऑब्जर्व किया, कहां कहां उसको आपने देखा, प्रेक्षित किया। तो पहले तो हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं जहां नाइट्रोजन बाकी से अलग व्यवहार करते हुए देखा गया है, और फिर उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो एबनॉर्मल बिहेवियर आप इसमें देखते होंगे, वो पहला एबनॉर्मल बिहेवियर तो आप इसका परमाणुकता में ही देखते होंगे। परमाणुकता वाले मामले में आप देखते हो नाइट्रोजन की जो परमाणुकता है वो 2 है, जबकि बाकी के तत्वों की परमाणुकता जैसे फास्फोरस की 4 है, आर्सेनिक की परमाणुकता ये भी 4 है। तो परमाणुकता में अंतर कैसे आया? परमाणुकता में नाइट्रोजन को मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का छोटा आकार है, तो ये क्या करता है, अपने जैसे छोटे आकार वाले बाकी के जो तत्व हैं, जैसे दूसरा कोई नाइट्रोजन आ गया, उसके साथ प्रभावी रूप से सिग्मा बंध तो बना ही लेता है। 3 बंध बनाने होते हैं नाइट्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए, और प्रभावी पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध और बना लेते हैं। इस नाइट्रोजन के पी कक्षक पाई बंध बनाने में और इसके भी पी कक्षक पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसका 2p और इसका भी 2p, तो यहाँ पर प्रभावी 2p पाई अतिव्यापन होता है, जिससे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो फिर इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। N2 जो मॉलिक्यूल है, उस N2 मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसके मॉलिक्यूल को तोड़कर वापस परमाणु बनाना, क्योंकि उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि N2 की बंध वियोजन ऊर्जा उच्च क्यों है, तो उसका रीजन हमें बताना है, उच्च बंध वियोजन ऊर्जा, और ये मान लगभग 941.4 किलो जूल पर मोल के आसपास। तो एग्जैक्ट तो आपको फिगर पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि लगभग 950 किलो जूल के आसपास एक एनर्जी है, 950 किलो जूल के आसपास, जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का लघु आकार, छोटा आकार होने से ये प्रभावी 2p पाई अतिव्यापन कर लेता है। लेकिन बाकी के तत्वों में प्रभावी p पाई अतिव्यापन नहीं हो पाता, क्योंकि इनका आकार बड़ा है और इनके कक्षक विस्तृत है, फैले हुए हैं। फिर आपको बता दो, NCERT आप साथ लेकर के बैठा करें जब भी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़े, और वहाँ एक एक लाइन को देखते चले, तो वहाँ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। नोट्स आपको और अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती। में दुर्बल पार्श्विक अतिव्यापन होता है, क्योंकि इनका आकार बड़ा है, इसलिए इनके कक्षक फैले हुए हैं, विस्तृत हैं। तो ये दुर्बल अतिव्यापन करेंगे, दुर्बल पार्श्व अतिव्यापन करेंगे तो पाई बंध का निर्माण नहीं होगा, और ये केवल सिग्मा बंध बनाएंगे। तो फास्फोरस का जो अणु होगा उसमें p और p के बीच सिग्मा बॉन्ड होगा,
आर्सेनिक की बात करोगे तो आर्सेनिक में भी इसका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होंगे, केवल एक सिग्मा बंद होगा, पाई बंद ये नहीं बनाते। जबकि नाइट्रोजन की बात करते हो तो नाइट्रोजन सिग्मा भी बना लेता है और पाई भी बना लेता है। एक तो ये अंतर हमने अब तक महसूस किया है, प्रेक्षित किया है। दूसरा बड़ा अंतर देखिए, दूसरा आपने ये देखा है कि अगर इनके सिंगल बॉन्ड और उसके ट्रिपल बॉन्ड की बात करिए तो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आएगा। ये कहिए N2 अणु जो है इसके बंध को तोड़ना है और एक फास्फोरस के अणु में बंध तोड़ना है। अणु में जो ट्रिपल बॉन्ड उसको तोड़ने में, लेकिन सिर्फ ये कह दे कि N2 का भी सिंगल ही है, N और N के बीच भी क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड ही है। और अब ये पूछे कि इनके सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ये आपने श्रृंखलन में देखा था, श्रृंखलन में मैंने इस पॉइंट को पहले भी अच्छे से बताया। श्रृंखलन वाले या कैटेनेशन वाले उस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इनमें जो सिंगल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जैसे जैसे नीचे जाओगे आकार बढ़ने से बंध लंबा होता है और बंध की लंबाई बढ़ने से बंध कमजोर हो जाता है। तो सबसे कमजोर बंध है ये, उससे मजबूत है ये वाला क्योंकि इसे थोड़ा सा छोटा है, उससे भी मजबूत है ये वाला क्योंकि ये और भी छोटा है, और उससे भी मजबूत होना चाहिए था ये वाला, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम हो गई थी। फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड की तुलना में नाइट्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड होता है NN सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उससे भी कमजोर है। आर्सेनिक का सिंगल बॉन्ड, और सबसे कमजोर है एंटीमनी सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या कारण है कि ये छोटा है फिर भी कमजोर हो गया, और इसका कारण आपको वहां बहुत अच्छे से बताया था कि इनके ऊपर जो लोन पेयर हैं ये छोटे हैं तो पास आ जाते हैं परमाणु, और पास आ जाते हैं बंध की लंबाई कम हो जाती है, जिससे इन लोन पेयर में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने से ये बंध जो होता है वो दुर्बल हो जाता है। तो ये भी एक अंतर नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार ही है। नाइट्रोजन का एक अलग ही गुण पढ़ा है ना आपने पीछे, उन्हीं को तो रिवाइज कर रहा हूं, कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि नाइट्रोजन का व्यवहार अलग है। तो यहाँ नाइट्रोजन का व्यवहार बिल्कुल अलग है। बंध छोटा था तो मजबूत लगना चाहिए था, जबकि ये जो मजबूत बंध है ये तो कमजोर निकला, छोटा है फिर भी कमजोर है। तो ये लघु है, बंध लंबाई कम है फिर भी ये दुर्बल है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर में क्या आ रहा है, प्रतिकर्षण आ रहा है, और इसी कारण से इसमें श्रृंखलन कम होता है। और आपने बहुत जगह देखा होगा नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन में बाह्यतम कोश में रिक्त डी कक्षक अनुपलब्ध होते हैं, आपको पता है, या डी कक्षक अनुपलब्ध है। डी कक्षक अनुपलब्ध है तो ये कभी भी डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ये जब भी बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, ये बनाता है केवल पी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई नहीं बना पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी नहीं है। हाँ, बाकी के तत्व डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी वाले डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फास्फोरस 3 संयोजकताएं मान लो किसी एल्किल ग्रुप से पूरी कर ले, उसके बाद में ये अपनी संयोजकता में विस्तार कर सकता है, सहसंयोजकता में विस्तार कर सकता है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ बंध बना रहा है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा उसके साथ। ये तो डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें ये जो पाई बंध बना है, ये पाई बंध इस ऑक्सीजन के पी कक्षक और इस फास्फोरस के डी कक्षक तो इसमें डी पाई पी पाई बंद हो सकता है। ऐसे ही मान लो इसके पास कार्बन आ गया, ऑक्सीजन की तो 2 ही संयोजकता है, कार्बन आ गया, कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन कार्बन की 4 संयोजकता है तो ये 2 हाइड्रोजन से और बंध बनाएगा, ये वाली हो गया मामला। अब यहाँ कार्बन अपना पी देता है यदि, तो फिर फास्फोरस को क्या देना पड़ेगा, फास्फोरस का डी काम आएगा। तो फास्फोरस आर्सेनिक ये वाले तत्व जो होते हैं ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और कुछ जगह तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डी पाई बॉन्ड भी बना ले। ये वाली जो एलिमेंट होती है डी पाई यानी
इनका भी डी और जो साथ वाला है उसका भी डी ही काम है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब ये जो फास्फोरस है ये फास्फोरस लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। इसके पास लोन पेयर है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया, मेटल को दे दिया। इससे क्या बन गया, यहाँ एक सिग्मा उपसहसंयोजी बंध बन गया। इसके खाली कक्षक में ट्रांसफर करवा दिया। समझ में आएगी कहानी। तो यहां इसका पूर्ण पूरित कक्षक और इसका रिक्त कक्षक अतिव्यापन करेंगे, तब जाकर के ये पाई बॉन्ड बनेगा। अब दूसरा क्या हो सकता है, इसके बाद ये मेटल क्या करता है, ये मेटल अपना पूर्ण पूरित जो कक्षक है, इसके पास भरे हुए कक्षक भी तो हैं, तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को इस फास्फोरस के रिक्त डी कक्षकों में ट्रांसफर कर देता है। यानी पहले तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इससे तो बन जाता है सिग्मा बॉन्ड, और फिर मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस इसको दे देता है। इसको बोलते हैं पाई उपसहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं इसको, पाई उपसहसंयोजी बंध। इसका निर्माण यहां हो जाता है। और ये जो होता है इसमें ये धातु अपने डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को इसको ट्रांसफर कर देती है, और इस फास्फोरस में भी डी कक्षक में ही वो इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके डी के इलेक्ट्रॉन, भरे हुए डी के इलेक्ट्रॉन इसके खाली डी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां डी उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक का निर्माण कर रहा है। अगर फास्फोरस धातु के साथ जुड़ करके उपसहसंयोजी यौगिक बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये लिगेंड का काम करेगा। और जब ये लिगेंड का काम करेगा, क्या होते हैं लिगेंड वगैरह, ये आप कहाँ पढ़ते हैं, ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो लिगेंड का काम करेगा, तो फिर इसे इस मेटल के भरे हुए डी के इलेक्ट्रॉनों को खुद के खाली डी में ट्रांसफर करवाना पड़ता है, और यहाँ डी पाई बॉन्डिंग होती है। तो कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि इस यौगिक में डी पाई बॉन्डिंग है, इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, इसमें पी पाई बॉन्डिंग है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो ये इस तरीके से आपने देखा, नाइट्रोजन बहुत से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। परमाणुकता में भी इसमें दिक्कत है, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखो वहाँ दिक्कत है इसके, इसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती। और एक बहुत अच्छा जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं, वो क्या होता है, अमोनिया के साथ दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ जब अट्रैक्शन करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो अमोनिया मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोज रहते हैं, जबकि फॉस्फीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कमज़ोर आकर्षण होता है फॉस्फीन में। तो यहाँ पर बाकी के किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो है वो पावर नहीं है, केवल अमोनिया में यानी नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एक्स्ट्रा पावर है, एडिशनल पावर है। समझ में आ रही कहानी। ये सब इसके अलग व्यवहार में आते हैं। यही कारण है कि अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक फॉस्फीन से, आर्सिन से, इनसे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इन सब के कारण क्या है, ये असामान्य व्यवहार है नाइट्रोजन का, ठीक है। इन सब के कारण क्या है, तो कारण हम ढूंढे तो पता चलता है इसका मुख्य कारण क्या है। पहला कारण है नाइट्रोजन का लघु आकार, ये छोटे आकार का है इसलिए आकार, उच्च विद्युत ऋणता। छोटा आकार है तो इसके इलेक्ट्रॉन निकालने में भी ज्यादा ऊर्जा लगती है, तो इसकी उच्च आयनन ऊर्जा भी ये कारण हो सकता है, उच्च आयनन ऊर्जा, जिसके कारण ये सब चीजें हुई हो। और चौथा जो इसका कारण है वो रिक्त कक्षकों की, रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता या डी कक्षकों की अनुपलब्धता। संयोजी कोश में डी कक्षकों की अनुपलब्धता जहां होती है, अनुपलब्धता, डी कक्षक नहीं होते उनके बाह्यतम कोश में, तो डी कक्षक नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी सहसंयोजकता का विस्तार नहीं कर सकता और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता।
तो अगर कारण पूछे तो हमें ये 4 कारण बताने हैं। नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है और क्या क्या प्रदर्शित करता है, तो फिर ये 3-4 बातें हमें बतानी है। परमाणुता से आप बता दें उनको। ये डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये डी पाई भी नहीं बना सकता, केवल पी पाई बॉन्ड ये बना सकता है। तो ये नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार और नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के कारण। जो कारण नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के रहे हैं वो कारण बाकी के भी होंगे। तो हम अगले समूह में चलते हैं। फिर अगले समूह में देखिए एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार देखिए, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, पहले तो वो देख लीजिए। तो वही सेम चलिए आप परमाणुता में आपने देखा है ऑक्सीजन असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था। परमाणुता में ऑक्सीजन की परमाणुता 2 है, जबकि सल्फर की परमाणुता कितनी है, 8 है। क्या कारण था इसका? कारण ये था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना यानी पाई बॉन्ड बना सकता है साथ। ऑक्सीजन का छोटा आकार होने से ये प्रभावी 2p पाई अतिव्यापन कर लेता है, लेकिन सल्फर और बाकी का इसमें हो गया। सल्फर केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सेलेनियम केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, टेलुरियम केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, वो डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि यहां पर प्रभावी पार्श्विक अतिव्यापन नहीं होता बड़ा आकार होने से। अच्छा, इन सबके सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो ये सबसे बड़ा है तो ये कमजोर होगा, उससे मजबूत ये है, इससे भी मजबूत ये है और इससे मजबूत ये होना चाहिए था, लेकिन कमजोर है क्योंकि ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होता है तो इससे क्या आ जाती है, इसमें कमजोरी आ जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। यह असामान्य व्यवहार आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑक्सीजन का एकलबंध सल्फर के एकलबंध की तुलना में दुर्बल है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर में क्या पाया जाता है, लोन पेयर में यहाँ प्रतिकर्षण पाया जाता है। यही कारण है कि गलनांक क्वथनांक देख लीजिए, ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर क्या है, एक ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि में डी कक्षक नहीं है तो इसकी ज्यादा से ज्यादा सहसंयोजकता कितनी हो सकती है, 4। डी नहीं है तो अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है। जब सहसंयोजकता की चर्चा चलती है तो ये भी आप देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए अधिकतम सहसंयोजकता क्या आएगी, ऑक्सीजन के लिए अधिकतम सहसंयोजकता इसका मान आने वाला है 4। क्यों? क्योंकि डी कक्षक नहीं और 4 में तो इसके कोई यौगिक है ही नहीं। वैसे तो सामान्य देखोगे तो मैक्सिमम इसके 2 में ही बनते हैं, 2 से ज्यादा वाले बहुत कम होते हैं। H3O प्लस में इसकी सहसंयोजकता 3 हो जाती है, बाकी तो 4 वाले यौगिक तो ज्ञात है ही नहीं ऑक्सीजन की। तो ये 2, 3 बस इसी में अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, यही इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है और उसका कारण रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता है। बाकी की सबकी सहसंयोजकता बढ़ जाती है, इसका मतलब ऑक्सीजन अलग ही व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा और देख लीजिए, ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है वो H2O होता है, सल्फर नहीं होगी तो H2S के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या रहेंगे, H2S के मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी नेचर होती है, ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है उसमें, बाकी में नहीं होती। तो गलनांक क्वथनांक से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने का कारण वही ऑक्सीजन का छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च आयनन ऊर्जा और रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता। बाह्यतम कोश में डी कक्षकों की अनुपलब्धता। तो जो नाइट्रोजन के लिए कारण थे वो क्यों ऑक्सीजन के लिए कारण है, और जैसे जैसे नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता था वैसा का वैसा ऑक्सीजन करता है। एक याद कर लो, दूसरा तो खुद ही याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्लोरीन के लिए क्या क्या असामान्य व्यवहार आपने देखा। असामान्य व्यवहार में आप देखना, फ्लोरीन जो है ये F2 होता है, ये Cl2, ये Br2, ये I2, ये रेडियोएक्टिव है, छोड़ दो इसको। तो देखिए फ्लोरीन के कुछ गुण बाकी के हैलोजनों से कम हैं, फ्लोरीन के कुछ
इनके लिए जब आप देखेंगे तो इसकी जो बंद वियोजन एंथैल्पी है, सॉरी, फ्लोरीन की बंद वियोजन एंथैल्पी कम कौन कौन से हैं? एक तो फ्लोरीन की बंद वियोजन एंथैल्पी, फ्लोरीन का बंध आसानी से टूट जाता है। किसके कंपेयर में? क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपेयर में, जो मैंने पहले भी आपको बताया, जिसका कारण क्या था? लोन पेयर प्रतिकर्षण। एफ है बंध दुर्बल है, उसका कारण क्या था? लोन पेयर इसका प्रतिकर्षण था। ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन जो है इसका गलनांक और क्वथनांक ये भी कम है। फ्लोरीन का गलनांक और क्वथनांक कम क्यों है? इसका क्या कारण बताओगे? क्योंकि फ्लोरीन का अणुभार ही कम है। अणुभार कम है तो गलनांक क्वथनांक के मान में क्या आएगी? कमी तो आएगी, वो ज्यादा कहां से हो सकता है? इसके अलावा आप हैं कौन कौन से दो गुणधर्म? एक तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता और एक बंध वियोजन एंथैल्पी, ये ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ये कम है। क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए थी और दोनों ही क्लोरीन से कम है। और दोनों का रीजन मैं बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ये मैंने। पीछे के लेक्चर को आप रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर कहीं दिक्कत है आपके तो कुछ गुणों में तो फ्लोरीन के गुणधर्म उसके मान कम आते हैं। कुछ जगह आप देखिए, कुछ जगह फ्लोरीन के जो गुणधर्म है वो उसके मान अधिक प्राप्त होंगे। कौन कौन से हैं? अगर आप फ्लोरीन की विद्युत ऋणता की बात करेंगे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इन सब में सबसे ज्यादा है। अगर आप फ्लोरीन के लिए आयनन ऊर्जा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आयनन ऊर्जा की। तो फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा बहुत ही ज्यादा हैलोजनों की तुलना में फ्लोरीन तेजी से क्रिया करेगा, क्योंकि फ्लोरीन जब बंध बनाता है तो बहुत छोटा बनता है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, तो स्थायित्व आता है। तो कुछ मामलों में ये अधिक है इसके गुणधर्म के मान बाकी के हैलोजनों से, कुछ गुणधर्म इसके कम है। जैसे कम में आकार भी ले सकते हैं आप, इसका जो परमाणु और आयनिक आकार है वो कम है। परमाणु और आयनिक जो आकार है वो बाकी सबसे क्या है? वो कम है। तो ये कुछ इसके एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये कुछ गुणधर्म अप्रत्याशित रूप से कम है, कुछ गुणधर्म अप्रत्याशित रूप से ज्यादा है। और इन सब का कारण क्या है वो देखिए। ये तो वो असामान्य व्यवहार जो ये प्रदर्शित करता है, ये असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है उसका रीजन आप देख लीजिए। उसका रीजन फ्लोरीन का निम्न आकार, उच्च विद्युत ऋणता, निम्न आकार है कक्षकों की अनुपलब्धता। हाँ, इसमें एक स्पेशल फैक्टर और रहेगा। स्पेशल फैक्टर क्या है कि फ्लोरीन के बीच लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, जिससे F2 जो बॉन्ड है इसको तोड़ना आसान हो जाता है। तो बंध वियोजन एंथैल्पी FF, बंध की वियोजन एंथैल्पी का निम्न मान, वियोजन उष्मा कम लगती है, जितनी हम सोचते हैं उससे कम लगती है। इसी कारण कई गुणधर्म बदल जाते हैं इसके, इसी कारण इसके कई गुणधर्म क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया यहाँ पर हमने जो तत्व अपने वर्ग में जो तत्व असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है वो कौन सा है, वो क्यों कर रहा है, क्या क्या असामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, ये सब हमने इस लेक्चर में देखा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।